चलिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में हम अब पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 7.4 जो कि है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम एक पार्टिकल का होता है m into v। हम सिर्फ इसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, हम इसकी थ्योरी में इंटरेस्टेड नहीं। एक पार्टिकल का तो m v होता है, तो अगर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा वो हम पढ़ रहे हैं। मैं एक बार एनसीईआरटी रीड आउट तो कर रहा हूँ, पर फाइनली जो उसका केवल कंक्लूजन होगा वही काम का होगा। Let us recall that the linear momentum of a particle is defined as p is equal to mv, और p एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यहाँ मास तो स्केलर होता है और यहाँ वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब कहता है let us also recall that Newton's second law written in symbolic form for a single particle, ये है f is equal to dp by dt। चलो कम से कम ये फॉर्मूला तो रिवाइज हुआ। f is equal to rate of change of momentum, f is mathematically dp by dt। दो फॉर्मूले हमारे रिवाइज हो गए। एक पार्टिकल के लिए p का फॉर्मूला है mv और एक फोर्स का फॉर्मूला है dp by dt, where f is the force on the particle। let us consider a system of n particles। बहुत सारे पार्टिकल हमने ले लिए, ये m1 m2 m3, किसी की वेलोसिटी v1 है, किसी की वेलोसिटी v2 है, किसी की वेलोसिटी v3 है, कई सारे हमने पार्टिकल ले लिए और सबकी वेलोसिटीज भी ले ली। और वेलोसिटी को उसने बोल्ड लेटर में लिखा है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। The particles may be interacting and have external forces acting on them। ये आपस में टकरा भी रहे हो सकते हैं और हो सकता है इन पे बाहर से कोई फोर्स भी काम कर रहा हो। द लीनियर मोमेंटम पहले पार्टिकल का m1 है, सेकंड पार्टिकल का m2 v2 है, और अगर कई सारे पार्टिकल्स हो तो सबका मोमेंटम ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो। जो टोटल मोमेंटम है वो p1 plus p2 लाइक दिस। टोटल मोमेंटम ऐसा रहेगा, हम इस पे स्टार नहीं लगा रहे हैं। और हाँ, ये m1 v1 है प्लस m2 v2 है प्लस mn vn है, ऐसा। इसमें से कोई भी बात स्टार लगाने लायक नहीं है। अगर स्टार लगाने लायक कोई बात है तो वो ये है कि p इक्वल टू mv और f इक्वल टू dp by dt। ये हम पहले से बहुत जानते हैं, बस यही फॉर्मूले हमारे डिवाइस में और यही काम के हैं। अब इसी को वो कई n पार्टिकल सिस्टम में लगा रहा है और हम उसके स्टेप्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहा है तुम एक काम करो, ये p is equal to mv ले लो। The total momentum of a system of particles is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of center of mass। अच्छा, तो ये टोटल p जो है ना, ये समेशन ऑफ mv, इसका एक तरीका है, वो ये कह रहा है कि आप समेशन ऑफ m को तो आप कैपिटल M ले लो और फिर ये वेलोसिटी ले लो, पर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के, ये p टोटल है और ये p इज इक्वल टू m कैपिटल V में हमें ऊपर समझ में तो नहीं आया था p इज इक्वल टू mv में, पर उसने समझाया है कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जो कि समेशन ऑफ m होता है, एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बस हम इस बात को ऐसे लिख लेते हैं, p टोटल पूरे सिस्टम का इज इक्वल टू m सिस्टम इनटू v सेंटर ऑफ मास। हाँ, इस पर हम 3 स्टार दे सकते हैं। अगर कई पार्टिकल हैं तो मैं सबका या तो ऐसे बाकायदा वेक्टर सम निकालूं, या शॉर्टकट ये है कि आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा मास से सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है बस उसी से पूरे सिस्टम का मोमेंटम आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली केवल ध्यान दिया जाए तो p टोटल इज इक्वल टू m सिस्टम का जो पूरा का पूरा मास है ना, वो सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ माना जाए, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, बस अब एक पार्टिकल है आपके पास, एक पार्टिकल है उसका मास है m सिस्टम और उस पार्टिकल की वेलोसिटी है v सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम, ऐसा एक लाइन लिख दीजिए बस, आपको इससे बात अपनी क्लियर हो जाएगी। एक स्टार लगा के लिख दीजिए कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अभी आपने 3 मिनट पहले जितना भी बोला ना, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ ग्लिच में आवाज आ रही थी। सीधे मैंने तो अभी आपको केवल एक ही काम की बात बोली है अब तक, बस आप उस कंक्लूजन पे ध्यान दीजिए। केवल ये वही मैं लिखवा भी रहा हूँ, आप उसी पे ध्यान दीजिए कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू momentum of center of mass is equal to momentum of center of mass
सारी बातों का निचोड़ ये है, is equal to momentum of center of mass, where the entire mass of the system is kept. Where the entire mass of the system is kept. Total momentum of a system of particles is equal to the momentum of center of mass, where the entire mass of the system has been kept at the center of mass. उसने कुछ बताया था कि वेक्टर P1 वेक्टर P is equal to वेक्टर P1 plus वेक्टर P2 plus वेक्टर P3, ऐसा कुछ उसने लिखा था। फिर उसने इसको M1 V1 टाइप कुछ कर दिया, M2 V2 टाइप कर दिया, MN VM कर दिया, और डेरिवेशन के लिहाज से मुझे पता है भाई VCM होता है M1 V1 plus M2 V2 plus MN VM अपॉन सिस्टम। ये इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू समेशन ऑफ m इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn, ऐसा। तो इस पूरे की जगह मैं सीधे ये लिख सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो मैं सीधे ये लिख सकता हूँ समेशन ऑफ m यानी m सिस्टम into v center of mass। ये थोड़ा सा मैं डेरिवेशन किया है कि इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ हमने ये लिख दिया, इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं। तो सिस्टम का मोमेंटम है वो है पूरे सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये बहुत काम का तो नहीं है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा स्टार दिए भी नहीं है, और डेरिवेशन तो आपको दोबारा देखना भी नहीं है। डेरिवेशन क्यों समझ लें तो ठीक है, और उसे याद करने की कोशिश ना करें, उसमें कोई एडवांटेज नहीं है। उस पर आप ज्यादा ध्यान लगाओगे तो यहाँ से ध्यान कम हो जाएगा। सारा ध्यान इसी पे लगाओ ताकि आपकी फोकस अनडिवाइडेड रहे। आपको अगर प्रॉपर फोकस रखना है तो बहुत कम डेरिवेशंस पे हम कहेंगे कि भाई इनका डेरिवेशन भी ध्यान रखो। ये एक फाइनल फैसला आ गया कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है उसमें आप मास तो सिस्टम का ले लेना, पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी mv से ही आएगा, mv से ही आएगा। इसमें मास तो आप सिस्टम का ले लेना, पर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की लेना। ये अभी तक के डिस्कशन का पहला नया कॉन्सेप्ट निकला है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। कहता है अब कहता है अगर हम इसको अभी डिफरेंशिएट कर दें तो dp by dt m into dp by dt हो जाएगा, और dp by dt a होता है और dp by dt f एक्सटर्नल होता है। बस यही सब कुछ देखते हैं। अभी हमने देखा कि P is equal to m सिस्टम into v सेंटर ऑफ मास। अब अगर तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो वो पूरे सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो वो ddt ऑफ ms into vcm है। तो मास तो शायद कांस्टेंट होता है, मैं उसे बाहर निकाल सकता हूँ, डिफरेंशिएशन पे कांस्टेंट होता हूँ, डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आते हैं और केवल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, और d by dt होता है। तो f एक्सटर्नल का फॉर्मूला वही आ गया, m सिस्टम into a सेंटर ऑफ मास। अगर तुम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का dv by dt निकालोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा, वो भी सेंटर ऑफ मास में। ये भी हम पहले से जानते हैं, ये भी हम पहले से जानते हैं। मैं यहाँ तक की समरी बताता हूँ, अब तक की समरी बनाता हूँ। एक फॉर्मूला से शुरू में पढ़ाया था P1 पार्टिकल, तो लिख देता हूँ शुरू में P1 पार्टिकल इज इक्वल टू m। सेकंड पढ़ाया था F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp by dt, ये भी एक्चुअली एक ही पार्टिकल का। थर्ड उसने बताया मोमेंटम अगर आपको पूरे सिस्टम का चाहिए तो आप मास सिस्टम का ले लेना और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के ले लेना। और फोर्थ ये F एक्सटर्नल जो dp by dt होता है उसको आप m सिस्टम into a सेंटर ऑफ मास कर देना। ये अब तक की भाई साहब इस पैराग्राफ में हमने इस आर्टिकल में जो भी पढ़ा है उसकी पूरी समरी है। शायद यही एक नई चीज है, बाकी सब तो हम जानते ही थे। हाँ, अब पहले हम ये सब फॉर्मूले एक पार्टिकल के लिए पढ़ते थे, अब ये फॉर्मूले पूरे सिस्टम के लिए पढ़ने जा रहे हैं। पर इसको आप दोबारा एनसीईआरटी से ना पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, या तो मेरे नोट से पढ़ें या कायदे से सिर्फ शॉर्ट नोट से पढ़ें।
कहता दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब कहता बस सिस्टम हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ तो है क्योंकि एफ का फॉर्मूला एम है, एफ का फॉर्मूला एम है तो ये न्यूटन सेकंड लॉ तो है, एफ का फॉर्मूला एम है, और बस अभी सिस्टम का होगा तो मास सिस्टम का ले रहे हैं और एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का ले रहे हैं। ये भी हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में फॉर्मूला पढ़ ही चुके थे। बस आप कहता सपोज दैट द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, तो आप हेडिंग दे सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, law of conservation of momentum applied to a system of particles, applied to a system of particles। बस आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पहले लगा चुके हैं, अब हम उसको लगा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यार एफ का फॉर्मूला तो dt by dt होता था, आज मैं पढ़ रहा हूँ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dt ऑफ पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मास सिस्टम को ले रहा हूँ, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, तो मास सिस्टम बाहर आ गया और dt by dt ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको मैंने मास सिस्टम इनटू ए सेंटर ऑफ मास कह दिया। अब क्या ये कह रहा है एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो यहाँ की बात क्या कह रहा है, तो dt by dt ही तो जीरो कह रहा है, इसकी बात अभी नहीं कर रहा, तो dt by dt ठीक है। Thus, when the total external force acting on a system particle is zero, the total linear momentum system is constant। इस पे आने की जरूरत नहीं है, यहीं से बात करते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूँ, फिर से वही कह रहा है यहाँ ये सिस्टम का है, dt by dt तो ठीक है, पर ये पूरा सिस्टम का है, तो अगर f एक्सटर्नल जीरो है तो dt सिस्टम का जीरो है, यानी कि डेल्टा p सिस्टम का जीरो है, d है ना छोटा चेंज और डेल्टा है ना थोड़ा बड़ा चेंज, तो डेल्टा p है ना p फाइनल ऑफ सिस्टम माइनस p इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, तो p फाइनल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू p इनिशियल ऑफ सिस्टम। एक पार्टिकल की तो हमने एक पार्टिकल पे तो खैर कभी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया भी नहीं था, कम से कम दो पार्टिकल के सिस्टम पे तो लगाया ही था। अभी भी वो यही कह रहा है कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो dp जीरो होगा, अर्थात डेल्टा p जीरो होगा, अर्थात p फाइनल माइनस p इनिशियल जीरो होगा, अर्थात p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल होगा, अर्थात p कांस्टेंट होगा। मोमेंटम पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है, तुम अगर एक पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर तुम पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हमने ये पूरी सारी की सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने सिस्टम के लिए किया था, पहले हम सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए पढ़ते थे, आज n पार्टिकल्स के लिए पढ़ ले रहे हैं, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, ये आज भी वैलिड है, ये आज भी वैलिड है। ये लाइन कह रहा है कि thus when the total external force acting on the system of particles is zero, the total linear momentum of the system is constant। ठीक है, कोई बात नहीं, this is the law of conservation of total linear momentum of system of particles, कोई कुछ नया नहीं है हमारे लिए। that because of this, now this also means that when the total external force of the system is zero, the velocity of center of mass remains constant। ये फिर अब दोबारा पुरानी बातों पे चला गया, भाई टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अब उसी बात पे आ गए, हम इसी बात पे आ गया कि तुम f एक्सटर्नल को लिख लो m सिस्टम इनटू a सेंटर ऑफ मास, और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, यानी डेल्टा v ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। ये सारी वही बातें, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, जरा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है भाई this also means that when the total external force of the system is zero, the velocity of the center of mass remains constant। अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो dv जीरो, dv जीरो मतलब डेल्टा v जीरो, और डेल्टा v जीरो मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, सो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है कि जीरो पे कांस्टेंट हो, या हो सकता है कि किसी वैल्यू पे कांस्टेंट हो, पर अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट, कुछ नया नहीं बताया।
सिर्फ वो एक पार्टिकल की जगह धीरे से बोल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं बताया इसने। कहता वी अज्यूम थ्रू आउट द डिस्कशंस ऑन सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स इज दिस चैप्टर दैट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब यार ठीक है, हम ऐसे केसेस की बात नहीं कर रहे जहाँ थोड़ा मास एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है। ऑब्वियसली इनमें एक पर्टिकुलर सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिस्टम का तो मास कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसी सारी लाइनों में कि हम कई बार खो जाते हैं। ये जो ब्रैकेट में इधर उधर की बातें करता है ना कि ये अज्यूम कर रहे हैं वो अज्यूम कर रहे हैं, इन सबको तुम पढ़ते समय इग्नोर कर दिया, ये तुम्हारे फ्लो को तोड़ रहे हैं। इसने धीरे से बात ब्रैकेट में कर दी वी अज्यूम, अब वो क्या मतलब था इसको करने का, पर हम इसमें भी खो जाते हैं। खूब सारी चीजें पहले तो इग्नोर ही किया करो एनसीईआरटी में, जो नहीं समझ में आ रहा उसे इग्नोर करो और आगे बढ़े चलो, तो चैप्टर में फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और अगर परफेक्शनिस्ट बन के पढ़े तुम तो 2 लाइनें पढ़ के आगे पढ़ ही नहीं पाओगे, फेंक दोगे किताब और छोड़ दोगे, तुम कॉमर्स ले लोगे, होम साइंस ले लोगे। ओवरव्यू देखिए, पहले 2-3 बार ओवरव्यू देखिए, फिर थोड़ा हल्का डीप में घुसिए। सबसे बढ़िया तरीका है शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू, लगे रहिए। आसानी से नहीं बनेंगे, पर 1-2 भी बनने लगे तो बस फिर फॉर्मूले बदलेंगे, फिर स्टेप्स वही रहेंगे। आगे फिर से कह रहा है नोट दैट ऑन अकाउंट ऑफ द इंटरनल फोर्सेस दैट द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल्स ऑन वन अनदर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ये सब वही बातें कर रहा है। अच्छा, मे हैव कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरीज। हाँ, हम इन पे डिटेल पे वैसे नहीं जा रहे हैं। कॉलिजन जब होता है तब भी तो यही होता है। कॉलिजन जब होता है तो दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और एक यहाँ जाता है और एक यहाँ जाता है, आपस में 90 डिग्री होता है 2D कॉलिजन में, एक स्पेशल केस में। तो कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी तो हम पढ़ेंगे, हम तो सिंप्लीफाइड फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रैजेक्टरी क्यों पढ़ें? वो तो कभी कुछ आएगा ही नहीं पेपर सुपरफिशियल आएगा तो हम कॉम्प्लिकेटेड बातें और डीप बातें क्यों पढ़ें? कहता है यस, इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम इज 0, द सेंटर ऑफ मास मूव्स इन द कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज मूव्स यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक अ फ्री पार्टिकल। चलिए हम इस लाइन को अलग से फिर से लिख लेते हैं। वही सारी की सारी बातें, इसने नया कुछ भी नहीं बताया। डैश करके लिख दीजिए, 2 स्टार भी लगा दीजिए। if total external force acting on a system of particles is 0, if total external force acting on a system of particles is 0, comma, the center of mass moves with a constant velocity, that is moves uniformly in a straight line, like a free particle. Uniformly in a straight line को अंडरलाइन कर सकते हो बस आप, moves uniformly in a straight line like a free particle. ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास पे तो एक्चुअली कोई पार्टिकल है ही नहीं, ये तो इमेजिनरी है। पर तुम वो ये कह रहा है कि आप तो ये मान लीजिए कि यहाँ एक पार्टिकल है m1 + m2 का, अब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए m1 + m2 का, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। जब फोर्स 0 होता है, एक्सीलरेशन 0 होता है, तो मोशन यूनिफॉर्म होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जैसे कि फ्री पार्टिकल करता। अगर मैं फ्री पार्टिकल को धक्का देता तो वो स्ट्रेट लाइन में जाता, वही कर रहा है। कुछ भी नया नहीं बताया, कुछ भी नया नहीं बताया। एक ही बात नहीं बताई कि पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो m पूरे सिस्टम का ले लेना और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के ले लेना। जैसे कि हम ये बोलते थे कि फोर्स कहीं भी लगे तुम मान लेना कि सेंटर ऑफ मास पे ही लगा है, और जो एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास में ही हो रहा है। ठीक है, कहता वेक्टर इक्वेशंस इज इक्विवेलेंट टू 3 स्केलर इक्वेशंस, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। कहता x डायरेक्शन में भी मोमेंटम कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है और z डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। इसको पूरी तरह इग्नोर कर दो, कहीं कुछ मत लिखो इसके बारे में। 2D कॉलिजन्स में हमने तो देखा ही था कि x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अलग बनाएंगे, y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन अलग बनाएंगे। तो फिलहाल ये थोड़ा कठिन सा डिस्कशन है,
और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। कहता है px, py and pz are the components of the total linear momentum vector p along xy and z axis, c1, c2, c3 are constant। वो कह रहा है px क्या है, वो x डायरेक्शन में मोमेंटम के अंदर x डायरेक्शन में मोमेंटम है। py क्या है, वो y डायरेक्शन में पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम है। pz क्या है, वो z डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम है। तो पूरा मैं तो 7.18b में जो लिखा है सब कचरा मानता हूँ। हाँ, ये डायग्राम में कुछ कठिन बातें अगेन की हैं जो कि इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, और डायग्राम में है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ी कठिन है शायद। 7.13a में कह रहा है कि एक हैवी न्यूक्लियस है रेडियम, इट स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई, रेडॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बल्कि वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ, क्वेश्चन लिख दीजिए व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। इसके आंसर पे जरूर हम 5 स्टार दे सकते हैं। हाँ, ये हमारे काम का है। एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इस जगह अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो कुछ और बता रहा है, पर वो जो बता रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम का जो एटम होता है ना, उसे ऐसे लिखते हैं 4He2। आप ऐसे भी लिखते हैं 4He2। ये मास नंबर होता है जो बड़ा वाला, ये मास नंबर है। AXZ से लिखते हैं एलिमेंट X को, इसका A4 है और इसका Z2 है। इसमें इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हीलियम एटम, हीलियम एटम में ये कहानी होती है। हीलियम एटम में न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये बता रहा है 2 न्यूट्रॉन है और 4-2 बता रहा है 2 न्यूट्रॉन है। और इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन हटा दो, इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को उठा के न्यूक्लियस बचा, ये मैंने पूरा हटा दिया, तो ये जो है इसका नाम है अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल में से उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, तो उसे He++ कहते हैं हम लोग। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये 5 स्टार वाली चीज है, बड़े अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो +1 का चार्ज आता है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालता है तो और +1 का चार्ज आता है। तो इसमें मास तो अभी भी 4 है और चार्ज +2 है, ये चार्ज दिख भी रहा है +2। ये इलेक्ट्रॉन भी होते तो टोटल चार्ज 0 हो जाता, ये 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। पर मैं हीलियम एटम की बात करूं तो उसमें टोटल चार्ज 0 होता है, और हीलियम न्यूक्लियस की बात करूं तो उसमें टोटल चार्ज +2 का होता है। बस ये हमें बहुत जगह काम आता है। अल्फा पार्टिकल का इसने हल्का सा जिक्र कर दिया ना, बाकी सारा कचरा है छोड़ दीजिएगा। वो कह रहा है हैवी न्यूक्लियस है, इट स्प्लिट इनटू अ लाइटर न्यूक्लियाई एंड एन अल्फा पार्टिकल, जो कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है, ब्रैकेट में बोल दिया। बस बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी इसने। डायग्रामों के नीचे जो थ्योरी लिखता है भयंकर इंपॉर्टेंट है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इन यूनिफॉर्म मोशन। वो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये रेडियम आ रहा है, अचानक वो टूट गया और मे भी एक पार्टिकल यहाँ गया और मे भी एक पार्टिकल यहाँ गया, एक हीलियम यहाँ गया और रेडॉन Rn यहाँ गया, पर सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले जा रहा था वहीं जा रहा है। ये लाइन तो ठीक है, ये डायग्राम तो ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायग्राम ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ कि हैवी न्यूक्लियस रेडियम स्प्लिट्स, तो अपने आप ही टूटा है, अपने आप ही टूटा, हमने हथौड़ी मार के तोड़ा नहीं है उसको। इट स्प्लिट इनटू अ लाइटर न्यूक्लियाई रेडॉन, रेडियम की तुलना में तो वो हल्का ही है, एंड एन अल्फा पार्टिकल, और सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लिख दीजिए, क्वेश्चन बना सकता है अपने इस पे। बस आप तो बस सीधे यही लिख दीजिए कि सिचुएशन बता दीजिए और बोल दीजिए डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सिचुएशन बता दीजिए कि रेडियम स्प्लिट्स इनटू दीस टू, अपने आप टूटा है, अपने आप ही टूटा है, रेडियम स्प्लिट हुआ है। तो कहता है ये θ1 और θ2 आर नॉट नोन, मुझे नहीं मालूम है θ1 θ2 कितने हैं। θ1 θ2 अगर उसने, मैं तो डायग्राम देख के डर गया था दूर से, आपको भी अगर θ1 θ2 दिखेगा तो दूर से पहले ही लगेगा कि ये तो मुझसे नहीं बनेगा। पर ये तो देख लो कि मांगा क्या है, मांगा उसने ये है कि क्वेश्चन है डिस्कस द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं जाएगा जहां पहले जा रहा था, पहले भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सेंटर ऑफ मास का तो मोशन रिमेन्स अनअफेक्टेड,
motion of center of mass remains unaffected when there is no external force. अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनअफेक्टेड रहता है। पहले भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो भाई अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये सब देख के आपके डायग्राम में डर लगेगा कि ये 2D वाला सवाल कैसे दे दिया, 2D कोलिजन का सवाल लग रहा है मुझे। ये तो कोलिजन भी नहीं है, अपने आप ही टूट गया, अपने आप ही टूट गया दो पार्ट्स में। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनअफेक्टेड। ये बीच में फिर पता नहीं कहां से क्या बात कर रहा था और क्या पढ़ाने लगा, कुछ भी पढ़ा रहा है वो। ऐसे ही फिगर बी में देख रहा हूं, द सेम स्प्लिटिंग ऑफ द हेवी न्यूक्लियस रेडियम विद द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, द टू प्रोडक्ट्स फ्लाई बैक टू बैक। ये अब ये वो सवाल हो सकता है, अब इसका एक बढ़िया न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि रेडियम न्यूक्लियस and the radium nucleus is at rest in a gravity-free space. एक radium nucleus है is at rest in gravity-free space. It splits by itself. अपने आप ही टूटा। It splits by itself into radon and alpha particle. रेडॉन में टूटा है और अल्फा पार्टिकल पे टूटा। सिर्फ ये कहा गया है कि चलिए अल्फा पार्टिकल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स, अल्फा पार्टिकल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तो डिस्कस द मोशन ऑफ रेडॉन। डिस्कस द मोशन ऑफ रेडॉन। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में रेडियम था, अब इसका एक पार्टिकल अगर यहां गया है तो दूसरा पार्टिकल एग्जैक्टली यहां जाएगा। पूरा मोमेंटम सिस्टम का पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो रहना चाहिए, ऐसे ही लिख दीजिए। इनिशियली रेडियम इज एट रेस्ट। बढ़िया डिस्कशन है। इनिशियली रेडियम इज एट रेस्ट, सो फाइनली ऑल्सो नहीं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है क्योंकि सिस्टम में एक ही पार्टिकल है। पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले जीरो है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनली आल्सो विल बी जीरो। पूरे सिस्टम का मोमेंटम फाइनली भी जीरो होगा। अब रेडियम तो बचा नहीं, अब ये रेडियम जैसी कोई चीज तो बची नहीं। रेडियम के नाम पे अब उसके ये दो बच्चे हैं, and बस दे विल मूव इन, दे विल, पूरे सिस्टम के मोमेंटम के को जीरो होने के लिए बोथ शुड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम। ऐसे लिख दीजिए, बोथ शुड मूव, बोथ द फ्रैगमेंट शुड मूव सच दैट, नहीं ठीक है, बोथ द फ्रैगमेंट्स शुड मूव सच दैट देयर मोमेंटम्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इनके मोमेंटम्स इक्वल एंड ऑपोजिट हो। For the final momentum of the system to be zero, both should move in such a manner that they receive equal and opposite momentum. दोनों को अगर मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट हुए तो ही तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो होगा। हम चाहते हैं कि भाई पहले सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले भी जीरो था तो बाद में भी जीरो रहे। तो इतनी बात पक्की है कि अगर एक वर्टिकली अपवर्ड्स गया है, पता नहीं सर क्या वहां से उसकी क्या वेलोसिटी है, और पता नहीं सर क्या वहां से क्या वेलोसिटी है, पर अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेट मोमेंटम जीरो आ ही नहीं सकता। ये आएगा फिर तो कुछ नेट मोमेंटम जीरो लाना है तो मुझे इसकी वेलोसिटी के बारे में तो कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। पर एक बात पक्की पता है कि भाई अगर एक वर्टिकली अप जा रहा है तो एक पक्का वर्टिकली डाउन जाएगा। एक अगर वर्टिकली अप जा रहा है तो एक पक्का वर्टिकली डाउन जाएगा। डायरेक्शन सबसे पहले हमें पता है, हमें उनका v नहीं पता कि v किसका क्या है।
हमें v नहीं पता, हमें सबसे पहले पता है डायरेक्शन, ऑपोजिट, ये मोर इंपॉर्टेंट है। यही वाले ये जो केसेस है थोड़े मोर सिंपल हैं। ये 2D वाले तो डायग्राम देख के हमें डर लग जाता है और फिर दिमाग चलना बंद हो जाता है। हमें पूरा सवाल पढ़े बगैर ही हम डिसाइड कर लेते हैं, अननोन को पहचाने बगैर ही हम डिसाइड कर लेते हैं, हमसे बनेगा ही नहीं। अननोन को पहचाने बगैर आप डिसाइड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। खैर पेपर में सिर्फ ये आएंगे इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। चाहे ये भी आसान सवाल था, चाहे ये भी आसान सवाल था, पर ये नहीं आएगा। कम से कम पढ़ते समय तो आप पहले कुछ महीने तो इस टाइप के सवाल देखें और धीरे धीरे इनमें आप ऑटोमेटिकली आपका डर निकल ही जाएगा। ये सब पता ही नहीं लगेगा कि कब आपसे बनने लगे। इन पर फोकस करें पहले। ऊट पटांग चीजें पढ़ेंगे तो फिजिक्स में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ये पक्की बात है कि अगर एक प्लस जे कैप में जा रहा है तो दूसरे को माइनस जे कैप में जाना जरूरी है। और बस अगर इनके मासेस मुझे पता है तो मैं इनकी वेलोसिटीज भी निकाली हूँ। इसको ये तो मैंने अभी मोमेंटम कंजर्वेशन से बात की। अब इसी बात सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से की जाए कि भाई पहले खाली ये था मेरे पास और पहले ये रेस्ट पे था, तो पहले मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास, पहले जो पार्टिकल था उसका सेंटर रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन को शायद छोड़ दें और सेंटर ऑफ मास की बात करें तो थोड़े और बेटर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा और आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। आपको अब ये कहना है कि ये कहीं जा रहा है और ये कहीं जा रहा है, पर इनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। पिछले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास पार्ट ए में सेंटर ऑफ मास चल रहा था तो बाद में भी चलता ही रहा इनिशियल वेलोसिटी से, और अब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, बाद में ही वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर मैं इसे डेल्टा x2 कहता हूँ और मैं इसे डेल्टा x1 कहता हूँ, ये मास m1 है, ये मास m2 है, तो मैं बोलता हूँ m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू डेल्टा xcm। और डेल्टा xcm फिलहाल यहाँ 0 है क्योंकि सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, यानी उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। ये है बड़ा प्यारा इसका एक बढ़िया सा सवाल जो बन सकता है। आप चाहें तो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं जो कि ये कहेगा कि m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 इज इक्वल टू 0, या मैग्नीट्यूड्स की अगर खाली बात करें, खाली मैग्नीट्यूड्स की बात करें, साइन वाइन की बात न करें, तो ये एक रिजल्ट आता है आपके पास। आज आपके पास दूसरा रिजल्ट आता है अगर आप साइन वाइन की बात न करें, ये तो अभी वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर आप इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की तो ज्यादा चिंता मत करिए, तो ये दूसरा प्यारा रिजल्ट आपके पास आ गया है। ये एक बढ़िया चीज है। अगर सिस्टम पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो दो पार्टिकल्स में टूटा है, अगर वो दो पार्टिकल्स में टूटा है तो एक अगर वेलोसिटीज अननोन है, एक की वेलोसिटी देके दूसरे की वेलोसिटी मांगी है तो ये निकालो, और अगर एक में डिस्प्लेसमेंट देके दूसरे में डिस्प्लेसमेंट मांगा है तो ये इक्वेशन लगाओ, इन पे बढ़िया न्यूमेरिकल बन जाएंगे। अगर थ्योरी बहुत ध्यान से आपने सुनी है तो सवाल पढ़ के पहचानने में थोड़ा टाइम तो लगेगा कि अरे ये उस थ्योरी से रिलेटेड है, पर आप अगर लगे रहोगे तो आप पहचान जाओगे। बड़ा ही सुंदर केस है ये, बड़ा ही प्यारा केस है। ये बोलेगा कि साहब एक पार्टिकल इतना नीचे आया तो दूसरा पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा। एक बात तो पक्की है कि सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। इसके लिए अगर एक वर्टिकली अप जा रहा है तो दूसरे को वर्टिकली डाउन जाना पड़ेगा। अगर एक की वेलोसिटी देके दूसरे की वेलोसिटी मांग रहा है तो ये लगा लेना। ये वेक्टर वाली चीजें ना ही करो तो अच्छा है, वेक्टर फॉर्म में दिमाग ज्यादा चलता नहीं है, इतना ये एरो देख के ही दिमाग चलना बंद हो जाता है, तुम भूल ही जाओ, तुम सिर्फ इस पे ध्यान रखो। और ऐसे ही अगर एक में डिस्प्लेसमेंट देके दूसरे में डिस्प्लेसमेंट मांगता है तो ये कर लो, क्योंकि डेल्टा xcm 0 है। और ये वेक्टर फॉर्म में मत करो, वेक्टर फॉर्म में इतना ही करना है कि अगर तुम इसे प्लस कह रहे हो तो इसे माइनस करो, इसको तुम प्लस कह रहे हो, इसको प्लस कह रहे हो तो इसे माइनस करो। देखो अपने आप तुम्हारा वो आंसर आ गया जो हम यहाँ कह रहे हैं। या ऑपोजिट डायरेक्शन में है ही, अगर आप एक को प्लस कह रहे हैं तो दूसरे को माइनस कहिए। ये बढ़िया 5 स्टार वाली चीजें हैं। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे था और ये दो पार्ट्स में टूटा, अगर एक आदमी के पास एक तकिया है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस पे खड़ा है 10 मीटर ऊपर जमीन से, तकिया वो नीचे फेंकता है, तो जब तकिया नीचे जाएगा तो आदमी ऊपर जाएगा,
और उनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे बना रहेगा, ताकि जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो m1 into 10 is equal to mass of the man into displacement of the man कर लेगा। ये इनके न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया बनाए जा सकते हैं, पर जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन रहे हैं वे इलस्ट्रेशंस जो एनसीईआरटी ने दिए हैं उन पर जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं, डायरेक्ट सिर्फ वही पेपर में आएंगे, ये बात गारंटी है। गवाह है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और लेटेस्ट गवाह आपको देखना चाहिए। नीट 2021 का पेपर, जेईई मेन 2021 के पेपर जरूर आपको ध्यान से देखने चाहिए। पुराने पीवाईक्यू भी सिर्फ 50% काम के बचे, नए जो क्वेश्चंस हैं 2020 के और 2021 के, केवल उनके आधार उनको दिमाग में रख के तैयारी करो, नहीं तो आप तैयारी थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की करोगे और बाद में जब आपको समझ में आएगा तो आप सब छोड़ दोगे कि यार ये तो बेकार है, ये बेकार है, ये रिवाइज नहीं हो पा रहा, मैं पढ़ तो लिया था पर रिवाइज नहीं हो पा रहा, पढ़ तो लिया था पर रिवाइज नहीं हो पा रहा, सब बाद में आप छोड़ते जाओ। तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है कि पहले तो रच कचरा इतना इकट्ठा कर लो, फिर आप उसमें से इतना सा पढ़ो। सारी कोचिंग यही कर रही है हिंदुस्तान की और हमें मजा आ रहा क्योंकि हम केवल नोट्स बनाने जाते हैं। हमें उस समय में ये तक तो हमने कभी देखा नहीं होता कि जिस एग्जाम को तुम दे रहे हो उसका सिलेबस क्या है। तुमको जो कोचिंग ने पढ़ा दिया तुमको लगता है बस यही सिलेबस है। अरे एक बार सिलेबस तो देखो, एक बार पीवाईक्यू तो देखो। सिलेबस किसी ने नहीं देखा होता और हर साल नीट का अलग सिलेबस आता है, जेईई मेन का अलग सिलेबस आता है, खैर वो फॉर्म के साथ आता है, पर जिस साल आपने पढ़ाई तैयारी शुरू की उस साल के आपके एग्जाम का सिलेबस तो कम से कम देखो। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो आज आप 11th में आए हो और आज आप नीट का या जेईई का सिलेबस देख रहे हो, तो जब आप फॉर्म भरोगे उसके साथ जो सिलेबस आएगा वो सेम होगा, ये गारंटी नहीं है, पर इसेंशियली वही होगा। तो बिना सिलेबस देखे और बिना रिसेंट ईयर्स के पेपर्स देखे जो कचरा आपको पढ़ाया जा रहा है आप पढ़े चले जा रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ाए जा रहे हैं और आप पढ़े जा रहे हो और खुश हो क्योंकि आप सिर्फ नोट्स बना रहे हो, रिवाइज तो आप कर नहीं रहे, क्वेश्चंस तो आप उन पे कर नहीं रहे। बेवकूफ बनना बंद करिए और फोकस हो जाइए और जागरूक हो जाइए। जो पीवाईक्यू इमीडिएट 2020 और 2021 के पेपर्स हैं केवल उनके आधार पर अपनी स्टडी को डायरेक्ट करिए। टेक अ स्टैंड। ऑलराइट, सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल डिस्कशन कि रेडॉन टूटा, एक पार्टिकल अगर ऊपर गया तो एक पार्टिकल नीचे जाएगा। अगर वेलोसिटी एक की दी और दूसरे की मांगी है तो मैं m1 u1 को m2 v2 कर लूंगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट एक में दिया और दूसरे में मांगा है तो मैं m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2 कर दूंगा। ये है काम। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो सब बढ़िया ही था और सॉर्ट ऑफ रिविजन ही था पिछले मैटर का, कुछ नया इसने खास पढ़ाया नहीं, एक ही फॉर्मूला नया पढ़ाया बस कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है, अब सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ लेने की वजह से मास पूरे सिस्टम का हम ले लेंगे और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की। ऐसे ही पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन है पूरे एक्सटर्नल जो भी पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ऑफ सिस्टम is equal to mass of system into acceleration of system। और ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं बस। ये मेरे हिसाब से ये वाला तो कोई बहुत ज्यादा काम का है भी नहीं। ऑलराइट, कहता है लास्ट में पढ़ते हैं, एज एन एग्जांपल लेट अस कंसीडर द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ अ मूविंग अनस्टेबल पार्टिकल। उसी की बात करिए जो उसने ऊपर पढ़ा है। लाइक द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियम nucleus disintegrates into the nucleus of radon and an alpha particle. The forces leading to the decay are internal to the system। कहता है ये डीके कैसे हुआ ये हमको नहीं पता, इसका हार्ट फेल हो गया होगा, इसके हार्ट में ब्लास्ट हो गया होगा और एक अल्फा पार्टिकल इसने आगे से निकाल दिया, कुछ आगे से निकाल दिया, कुछ पीछे से निकाल दिया। कहता है इसके अंदर ही इसका स्टमक खराब हुआ होगा। A radium nucleus disintegrates into a nucleus of radon and alpha particle, that the forces leading to the decay are internal to the system। और इंटरनल में हमें कोई मतलब नहीं होता, कभी मतलब नहीं होता। दिस इज देयर लुकआउट, दिस इज हिज लुकआउट कि उसको इंटरनल क्या प्रॉब्लम हुई। द फोर्सेस लीडिंग टू द डीके आर इंटरनल टू द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस इन द सिस्टम आर नेग्लिजिबल। एनसीईआरटी जहां नेग्लिजिबल कह रहा है उसे जीरो पढ़ना, साफ साफ काट के लिख देना जीरो।
एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है, सो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर डिके। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो डिके के पहले और डिके के बाद में मोमेंटम कंजर्व्ड है। The two particles produced in the decay, the radon nucleus, decay के बाद कॉमा है, the radon nucleus and the alpha particle move in different directions in such a way that the center of mass moves along the same path along which the original decaying radium nucleus was moving। फिगर ए में जो उसने हमने पढ़ा था वही उसने समझाया है कि रेडियम जहां जा रहा था वहीं इन दोनों फ्रैगमेंट्स का सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है। एक कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं जा रहा है, पर इनका सेंटर ऑफ मास वहीं जाएगा जहां इनिशियल जा रहा था। ये हमने बढ़िया पढ़ लिया है। कहता है इफ वी ऑब्जर्व द डिके फ्रॉम द मास ऑफ फ्रेम, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास इज रेस्ट। यहाँ फाइनली डेफिनेटली थोड़ी गंदी बातें कर रहा है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इग्नोर मारी जा सकती हैं। इसने बी के बारे में 7.3 बी फिगर पे बढ़ाया था बढ़िया, अच्छा थोड़ी बहुत बातें नहीं की तो हैं, ठीक है। 7.13 बी में हमने जो बातें की बड़ी काम की। कहता है इफ यू ऑब्जर्व द डिके फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। एक्चुअली कह रहा है आप सेंटर ऑफ मास पे ही खड़े हो जाए, तभी आपको सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे लगेगा, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी होगी जब वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। ऐसे ही कुछ बातें कर रहा है ये। इफ यू ऑब्जर्व द डिके, आप जमीन से खड़े होकर इस डिके को मत देखिए, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो बाकी चल रहे होंगे, तो आप भी सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो जाइए, वहां से देखिए जहां से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर। ऐसे फ्रेम पे खड़े हो जाइए जहां से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। इसे मैं बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं रहा। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द डिके लुक्स particularly simple. The product particles move back to back with their centers of mass remaining at rest as shown in figure 7.13b. ठीक है, हम तो 7.13 की बात कर रहा है और हम ये मान लेते हैं हमने इसमें जो कहा है वो हमें नहीं समझ में आया और हम नहीं पढ़ रहे। हमें तो मान लीजिए ये दिया है कि सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का इनिशियली रेस्ट पे है, हम यही पढ़ के अब पढ़ते हैं। कहता है इफ वी ऑब्जर्व द डिके फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास इज रेस्ट। तो मान लीजिए आपको कह रहा है कि वो रेडियम पहले रेस्ट पे है, ये मान लीजिए आपको। बस पेपर में तो और सिंप्लीफाइड चीजें ही आती हैं, पेपर में चीजों को और कठिन बना के और इनडायरेक्ट बना के और घुमा फिरा के आजकल नहीं पूछा जाता, और कठिन बना के नहीं पूछा जाता, और आसान बना के पूछा जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि 7.13 बी की ये बात कर रहा है और मान लीजिए उसने कह दिया कि भाई रेडियम रेस्ट पर है। Motion of the particles involved in the decay looks particularly simple. The product particles move back to back with the center of mass remaining at rest. Back to back तो जाएंगे क्योंकि तभी तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो आएगा। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पर है तो पूरे सिस्टम का ही सेंटर मोमेंटम जीरो है। सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, m into v सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगा, तो बैक टू बैक इन्हें जाना पड़ेगा। हम लोग बोलते थे इक्वल एंड ऑपोजिट, ये कह रहा है बैक टू बैक। आपने जहां इक्वल एंड ऑपोजिट लिखा है वहां आप लिख दीजिए बैक टू बैक। अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पे है, डराने के लिए वो कह रहा है कि मैं ऐसी जगह खड़े होकर देख रहा हूं जहां सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। इसका यही तात्पर्य माना जाए कि तुम वहां खड़े होकर नहीं देख रहे हो जहां सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, बस सेंटर ऑफ मास पूछे तो मेरे को तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे दिख रहा है, कहां खड़ा हूं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सेंटर ऑफ मास को देख रहा हूं और मुझे रेस्ट पे दिख रहा है। तो अब अगर ये फूटेगा तो ये पार्टिकल बैक टू बैक जाएंगे। हाँ, ये वाला केस ज्यादा आसान है इस समय, और आसान बना के ही पूछा जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है ना। और फिगर 7.14 ए और बी पे जरा नजर मार लेते हैं, बस ये लास्ट पैराग्राफ उन्हीं के बारे में बचा है। ये कहता है ट्रेजेक्टरीज ऑफ टू स्टार्स S1 एंड S2, एक की सॉलिड लाइन से बनाया है, एक को डॉटेड लाइन से बनाया है, फॉर्मिंग अ बाइनरी सिस्टम विद द सेंटर ऑफ मास C इन यूनिफॉर्म मोशन। ये कुछ ज्यादा ही कठिन है। बी कहता है सेम बाइनरी सिस्टम विद द सेंटर ऑफ मास C इज एट रेस्ट। फिर से वही बात कर रहा है, एक बार कह रहा है सेंटर ऑफ मास चल रहा है और एक बार कह रहा है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर डिस्कशन आने वाला है ये एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है और आज तक कहीं भी नहीं आया है। खैर, कहता है इन मेनी प्रॉब्लम्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज इन द अबव रेडियोएक्टिव डिके प्रॉब्लम, इट इज कन्वेंशनल टू वर्क इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। हेडिंग दे दीजिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम।
कहता रादर देन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप अपने आप के डिस्कशंस जो हैं ये सोच के मत करिए कि आप लैब से खड़े होकर हैपनिंग को देख रहे हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब है ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है और मैं सेंटर ऑफ मास पे ही खड़ा हूँ, मैं ऑब्जर्वर यहीं खड़ा हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यही मतलब होता है कि ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ, उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं। पर ये सिर्फ बड़ा बड़ा नाम है, कठिन सा नाम है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम सुन के आपको लगेगा कि यार ये वाले सवाल तो मैं नहीं करूंगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम के नाम से आपको कोई सवाल शायद आएगा भी नहीं। उसका केवल ये फ्रेम का तो यही मतलब होता है कि जहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब है कि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक चीज तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, समेशन ऑफ mx इज 0। वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही तो था, विद रिस्पेक्ट टू मतलब आप वहीं तो बैठे हो। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब है कि आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हो, ठीक है। कहता है many problems on the system of particles as in the above predicted problem, it is convenient to work in the center of mass frame rather than in the laboratory frame of reference। अगर आप जमीन से देखोगे तो दिखेगा कि एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है। लेबोरेटरी से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। और सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। क्योंकि आप जब यहाँ होंगे तो आपको एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा। जब आप यहाँ होंगे तो आपको एक यहाँ दिखेगा और एक यहाँ दिखेगा। जब आप यहाँ होंगे तो आपको एक यहाँ दिखेगा और एक यहाँ दिखेगा। तो आपको तो यही दिख रहा है कि दोनों मेरी नजरों के सामने ही बने हुए हैं और बस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आप जब इस पे सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हो तो आपको हमेशा यही लगेगा कि बस एक मेरे ठीक से इधर जा रहा है और एक मेरे ठीक यहाँ जा रहा है। आप इस पे बैठ के देखो ना, जब आप यहाँ हो तो आपको एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा। जब आप यहाँ हो तो आपको एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा। जब आप यहाँ हो तो आपको एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा। आप भूल जाओ कि आप चल रहे हो तो आपको तो हमेशा लगेगा कि दोनों मेरी नजरों के सामने बने हुए हैं। मैं एक को जब ऊपर देखता हूँ तो दूसरे को ठीक नीचे पाता हूँ। ये थोड़े डीप डिस्कशंस हैं, ये कठिन डिस्कशंस हैं, इनको पूरा इग्नोर भी मारा जा सकता है इवन आखिर तक भी। कहीं ना कहीं हम लोगों को सिलेक्टिव होते आना चाहिए। स्मार्ट स्टडी के नाम पे एक ही चीज मुझे समझ में आती है, बीइंग सिलेक्टिव। आई डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, डायलॉग सुने तो बहुत है। मुझे केवल एक बात समझ में आती है, बीइंग सिलेक्टिव, एंड दिस इज द पोर्शन वेयर वी शुड बी सिलेक्टिव एंड वी शुड नॉट डू इट। मुझे तो कराना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर मार सकते हैं। कहता है इन एस्ट्रोनॉमी बाइनरी स्टार्स इज अ कॉमन अकरेंस। बाइनरी स्टार मतलब डबल स्टार, तो ऐसा ही डैश करके लिख दीजिए आप, तो बाइनरी स्टार मींस डबल स्टार, और उस पर पूरा क्रॉस पहले से लगा दीजिए कि कचरा है। एस्ट्रोनॉमी में बाइनरी स्टार्स इज अ कॉमन अकरेंस if there are no external forces, the center of mass of a double star, जब बाइनरी स्टार लिखा था उसे अपने डबल स्टार लिख दिया था, moves like a free particle। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ना होते तो सेंटर ऑफ मास वैसे ही चलता जैसा कि जा रहा है। देखो इसमें दो पार्ट स्टार दिखाया उसने, एक स्टार उसने सॉलिड लाइन से दिखाया है और शायद एक का मोशन उसने डॉटेड लाइन से दिखाया है, पता नहीं क्या दिखा रहा है, पर कह रहा है देखो सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं जा रहा है। कुछ ऐसे ही कह रहा है, कहता है if there are no external forces, the center of mass of a double star moves like a free particle। The trajectories of the two stars of equal mass are also shown in the figure। They look complicated। एक का पाथ एक्चुअली ये है और दूसरे का पाथ एक्चुअली ये है। इनकी ट्रेजेक्टरीज कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, पर जब एक यहाँ है और एक यहाँ है तो यहाँ कहीं आना चाहिए था, उल्टा आना चाहिए था। एक जब ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। एक जब ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। ऐसा कायदे से मुझे ये डायग्राम बनाना चाहिए था। कहता है the trajectories of the two stars of equal mass are also shown in the figure। They look complicated। स्पाइरल टाइप का पाथ दिख रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल का, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस पे आप ध्यान ना दें। कह रहा हर एक के पाथ को अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, but if we go to the center of mass frame then we find that there are two stars are moving in a circle about the center of mass which is at rest। इसी सिस्टम को अगर आप बाइनरी स्टार को अगर आप सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको बस ये दिखेगा कि ये जब यहाँ है तो ये यहाँ है। आप सेंटर ऑफ मास पे हो ना तो आपको क्या दिखेगा मालूम, एक स्टार जब यहाँ है तो यहाँ है,
थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ है तो ये यहाँ है, थोड़ी देर बाद जब ये यहाँ है तो ये यहाँ है। आप जब दोनों पे नजर मारोगे ना तो आपको दोनों पे सर्कल में चलते हुए दिखेंगे। ये हम इमेजिन तो नहीं कर पा रहे हैं, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। इसको पूरी तरह इग्नोर ही किया जाए। वो कह रहा है, वो सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम बातें करेंगे तो चीजें कितनी सिंपल हो जाएंगी। The trajectories of the two stars of equal masses are shown in the figure. They look complicated. If we go to the center of mass frame, then we find that there are two stars moving in a circle about the center of mass, which is at rest. Note that the position of the stars have to be diametrically opposite to each other. तो क्वेश्चन लिख दीजिए, चलिए आप क्वेश्चन लिख दीजिए कि a binary star has two stars of equal masses. A binary star has two stars of equal masses. Discuss the trajectory as seen from the center of mass frame. Discuss the trajectory as seen from the center of mass frame. और ब्रैकेट में लिख दीजिए not important. जवाब ये है कि ये अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम है और ये एक स्टार S1 है और एक स्टार S2 है, तो बस आंसर है कि जो पाथ है, जो ट्रेजेक्टरी है, वो सर्किल है। सर्किल का जो सेंटर है वही आपका सेंटर ऑफ मास है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी 0 है। एंड द टू स्टार्स आर ऑलवेज diametrically opposite. The two stars are always diametrically opposite. हालांकि this may sound interesting for some, but this is certainly not important. मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ एक स्टार यहाँ है तो मुझे ठीक यहाँ दिखेगा दूसरा, और ऐसी डायरेक्शन में चल रहा होगा कि थोड़ी देर बाद तो मुझे एक यहाँ दिखेगा तो दूसरा यहाँ दिखेगा, तभी तो इनका सेंटर यहाँ आएगा। और एक जब यहाँ होगा दूसरा यहाँ होगा, तभी तो इनका सेंटर यहाँ आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बस यही कुछ चल रहा है। जब एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, तभी तो इनका सेंटर यहाँ आएगा, एकदम मिडवे। अगर दो इक्वल मासेस होते हैं तो सेंटर ऑफ मास एकदम मिडवे आता है, R1 plus R2 by 2। बस डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाली बात हमने कुछ लिख दी बस, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रॉस मैंने बड़ा सा लगाया है। Thus in our frame of reference, the trajectories of the stars are a combination of uniform motion in a straight line of the center of mass and the circular orbits of stars about the center of mass। वो कह रहा है कि एक्चुअल जो ट्रेजेक्टरी है ना, एक्चुअली तो ये जो स्टार्स हैं इनमें सेंटर ऑफ मास में स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ स्टार। भाई ये लोग सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूम ही रहे हैं, पर सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्मली भी चल रहा है, तो इनमें दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन में भी है और ये आगे भी चल रहा है, तो कायदे से अगर आप रेस्ट पे खड़े होकर देखोगे तो आपको इसका सर्कल भी दिखेगा और इसका आगे बढ़ना भी दिखेगा। तो इसका सर्कल स्टार्ट तो यहाँ से होगा पर खत्म यहाँ होगा। हम इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पर एक बार फिर मैं कह दूं कि आप अगर जमीन से देख रहे हैं तो आपको स्टार में सर्कुलर पाथ भी दिख रहा है और वो आगे भी चल रहा है। तो सर्किल अगर प्योर सर्किल होता तो यहीं से स्टार्ट होकर यहीं से खत्म होता, पर इस बीच वो आगे भी बढ़ रही है ना, तो इसका सर्किल स्टार्ट यहाँ से हुआ पर खत्म यहाँ से हुआ। और ऐसे ही वो हेलिकल पाथ में, स्पाइरल हेलिकल पाथ बोलेंगे इसको, हेलिकल पाथ में चलता चला जा रहा है। तो पूरा छोड़ दीजिए उसको, इस बारे में मैं कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ। As can be seen from the two examples, separating the motion of different parts of the system into motion of the center of mass and a motion about the center of mass is a very useful technique that helps in understanding the motion of the system। हमें इन बारों में कुछ नहीं लिखना। कभी कभी कह रहा है हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में पूछा करेंगे, कभी कभी हम कह रहा है मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा करेंगे। तो मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास के बारे में आपसे कभी कोई बात नहीं करेगा, आप उसे छोड़ दीजिएगा। ये हेलिकल ट्रेजेक्टरी वाली बात सब भूल जाइए आप, तो ज्यादा अच्छा है, इग्नोर कर दीजिए इन बातों को, है ना। मेरे हिसाब से ये वाला सेक्शन समाप्त होता है। थैंक यू।